जिंदगी और मौत के दरमियान की लकीर बहुत पतली होती है। कभी कभी जिसे हम सब अपना सबसे बड़ा आसरा मानते हैं, वही हमें इस लकीर के इस पार धकेल देता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने 8 माह के हमल के साथ मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर उसे उसके अपने शोहर ने एक बहुत भारी सामान की तरह फेंक दिया था, सिर्फ इसलिए कि इसकी वजह से शोहर और इसकी नई सेक्रेटरी की बिजनेस फ्लाइट लेट हो रही थी। कौन से लथड़ी वहां फर्श पर पड़ी इस औरत को अकेला छोड़कर वो शख्स अपनी अजाशी के सफर पर निकल गया। उसे लगा था कि उसकी बीवी हमेशा की तरह कमजोर रहेगी और उसकी कदमों की धूल बनी रहेगी, लेकिन उसे मालूम न था कि ठीक 7 दिन बाद वो औरत उसे एक ऐसा तोहफा देगी जो इसकी रूह को जहन्नम में धकेल देगा। कराची चना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो दोपहर का वक्त था। बाहर इतनी तेज धूप थी जो किसी की भी खाल जला दे। अंदर टर्मिनल पर हजारों लोगों के हजूम के बीच मेरा एक एक कदम बहुत मुश्किल से उठा रही थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपने 8 माह के हमल को मदद दी हुई थी और दाएं हाथ से एक बहुत भारी ट्राली बैग खींच रही थी। उसके माथे से पसीना बहकर उसके मंगलसूत्रों को भी भगो रहा था और उसकी सांसें घुल रही थी। अचानक इसके पेट में ऐसा दर्द उठा कि इसने वहीं रुकना पड़ा। मीरा का शोहर वसीम पीछे खड़ा। उसके चेहरे पर इतनी झंझलाहट थी जैसे मीरा कोई बीवी नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो जिसने बड़ा नुकसान कर दिया हो। उसने एक महंगा डिज़ाइनर सूट पहना हुआ था और हाथ में सिर्फ एक छोटा सा चमड़े का ब्रीफ केस था। वसीम के बिल्कुल बगल में एक जवान लड़की खड़ी थी। इस लड़की के महंगे गैर मुल्की अत्तर की खुशबू ने एयरपोर्ट के एयर कंडीशनर की ठंडक को भी दबा दिया था। निम्रा नाम की वो लड़की एक टाइट ड्रेस और ऊंची हील पहने हुए थी। उसके हाथ में 2 बिजनेस क्लास के बोर्डिंग पास थे। निम्रा ने हल्के से वसीम के कान के करीब झुककर कुछ कहा, जिससे वसीम का गुस्सा अपनी बीवी के लिए और भी बढ़ गया। मीरा ने दर्द से कहा, वसीम बस 2 मिनट रुको। उसके पेट के निचले हिस्से से लेकर कमर तक इतनी बेचैनी उठ रही थी जैसे बच्चा अभी बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। मुझे लगता है मुझे दरेजा हो रहे हैं, दर्द बहुत ज़्यादा है। वसीम उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ा। उसने मीरा का बैग पकड़ने के बजाय अपनी उंगली सीधे मीरा के चेहरे पर तान दी। ड्रामा बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मीडिया कंपनी के लिए ये बिजनेस ट्रिप कितना ज़रूरी है। गेट बंद होने वाला है और तुम यहाँ ड्रामा कर रही हो। तुम खुद जिद करके मुझे छोड़ने आई थी ना। अब दूसरों के रास्ते का कांटा क्यों बन रही हो। मीरा ने कहा, नहीं लेकिन वसीम दर्द वाकई हो रहा है, मेरे पाँव सुन हो गए हैं। मीरा ने अपनी नम आंखों से इस शख्स को देखा जिसके साथ इसने अपने हाथ पैर फेर लिए थे। वो इस हालत में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि पिछले कई हफ्तों से वसीम घर नहीं आ रहा था। मीरा के दिल में एक औरत वाली फिक्र थी कि वसीम और नई सेक्रेटरी निम्रा के दरमियान कुछ चल रहा है। वो बस उसी उम्मीद में आई थी कि शायद आखिरी लम्हे में इसके वसीम को थोड़ी सी शर्म आ जाए और वो थोड़ा वक्त उसके साथ बिता ले। निम्रा ने मीरा को तेज निगाहों से देखा। उसके सुर्ख लिपस्टिक वाले ओंठों पर एक मकार मुस्कुराहट तैर गई। उसने कहा, वसीम साहब, चेक इन काउंटर बंद होने वाला है। अगर भाभी जी थक गई हैं तो आप इन्हें कैब करवा दीजिए, वरना आज अगर दोपहर 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तो पूरी कंपनी डूब जाएगी। 2 करोड़ का नाम सुनते ही वसीम की आंखों में लालच दौड़ गया। उसने झटके से वो भारी ट्रेडी बैग मीरा के हाथ से छीना और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बैग के पहिए मीरा के कदमों से टकराए और वो दर्द से चीख पड़ी। अपने लिए खुद कैब बुक करवा लेना। घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और मेरा सारा काम खराब करने में लगी रहती हो। वसीम ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में अपनी हामला बीवी के लिए बिल्कुल वही जज्बा था जो रास्ते में पड़े किसी कूड़े के डब्बे को देखकर होता है। इतना कहकर वो एक बार भी पीछे मुड़े बगैर निम्रा के साथ सिक्योरिटी चेक इन की तरफ तेजी से निकल गया। मीरा वहीं फर्श पर पत्थर की तरह जम गई। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे मुड़कर देख रहे थे और आपस में सरगोशियां कर रहे थे। एक ऐसी शर्मिंदगी उसके गले तक आ गई थी जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसके दिल के टूटने की आवाज़ अभी आंसुओं में बदली भी नहीं थी कि अचानक पेट के निचले हिस्से में इतनी जानलेवा दर्द हुई जैसे किसी ने तलवार झोंक दी हो। ये कोई मामूली दर्द नहीं था। एक बहुत गर्म रतूबत इसके कपड़े भिगोते हुए एयरपोर्ट के फर्श पर बहने लगी।
اس کا پانی ٹوٹ گیا تھا۔ وہاں کھڑی ایک عورت نے گھبرا کر کہا، بچہ ہونے والا ہے۔ میرا ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کے آگے اب سب کچھ دھندلا ہونے والا تھا۔ آس پاس کا شور اس کے کانوں میں ایک عجیب سی گونج بن چکا تھا۔ زندگی اور موت کے درمیان اس ڈراؤنے موڑ پر ایک ماں کی ممتا نے اسے ہمت دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور اپنی ٹھنڈی پڑ چکی انگلیوں سے وہی نمبر ڈائل کیا جس پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وسیم نے فون اٹھایا۔ پس منظر میں پرواز کے آخری اعلان کی آواز آ رہی تھی۔ میرا نے ہانپتے ہوئے کہا، وسیم مجھے بچا لو، میرا پانی ٹوٹ گیا ہے، جہاں خون نکل رہا ہے بہت زیادہ درد ہے۔ اس کے آنسو اس کے پسینے میں کھو چکے تھے۔ فون کے اس پار ایک لمحے کا سناٹا رہا، پھر ایک بہت درست اور زہریلی ہنسی کی آواز آئی۔ 8 ماہ میں پانی کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم اس سستے ڈرامے میں مجھے فلائٹ چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتی ہو نا؟ سن لو میرے کان کھول کر، میرے پیچھے مت آنا۔ اور اسی وقت فون کٹ گیا۔ اس آدمی نے، اس باپ نے اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی زندگی کے آخری سہارے کو انجان لوگوں کے ہجوم میں ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا تھا۔ فون میرا کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس گیلی فرش پر پھسل گیا۔ میرا کا سر آگے کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنے نچلے اونٹ کو اتنی زور سے کاٹا کہ وہاں سے خون بہنے لگا۔ برائے مہربانی کوئی ایمبولینس بلا دیجیے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ کوئی جان پہچان کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایئرپورٹ پر صفائی کرنے والی ایک خاتون کی آواز تھی جس نے میرا کو اپنے کندھے کا سہارا دیا تھا۔ اس خاتون نے گھبراہٹ میں پیپر ٹاول نکالے اور فرش پر بچھا دیے تاکہ میرا وہاں لیٹ سکے۔ اوپر چھت کی لائٹیں اب میرا کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ اسے صرف ایک انجان صفائی کرنے والی خاتون کی مضبوط پکڑ محسوس ہو رہی تھی، اور بے ہوش ہونے سے ٹھیک پہلے اس کے دماغ میں ایک ہی آخری خیال گونجا، مجھے جینا ہوگا میرے بچے کے لیے، مجھے زندہ رہنا ہوگا۔ ڈیٹول اور دواؤں کی تیز خوشبو نے میرا کی ناک میں دستک دی۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ سامنے ہسپتال کے آئی سی یو کی سفید چھت تھی۔ اس کا پورا نچلا حصہ سن ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، اس کے پیٹ پر کھینچے گئے ٹانکے نے اسے ٹھیس اٹھی، جیسے کسی نے اس کا گوشت زندہ نوچ لیا ہو۔ میرا تو ہوش میں آ گئی۔ ندا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ ندا اس کے کالج کے دنوں کی سب سے اچھی سہیلی تھی۔ ندا کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں ابھی بھی پلاسٹک کا ایک گلاس تھا۔ اپنی دوست کو دیکھ کر میرا کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آئے۔ اس نے پوچھنا چاہا لیکن گلا اتنا سوکھ چکا تھا کہ آواز ہی نہ نکلی۔ ندا نے کہا، رونا مت، ابھی ٹانکے پر آنسو آیا یا پسینہ گرا تو انفیکشن ہو جائے گا۔ لیکن اس کی اپنی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ تیرا آپریشن ہوا ہے، ایمرجنسی میں بچہ 8 ماہ کا پیدا ہوا ہے، بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے اسے اسپیشل کیئر یونٹ میں انکیوبیٹر پہ رکھا ہے۔ میں فون پر سائن کر کے آئی ہوں، تو ہمت رکھ، میں ہوں نا، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ میرا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کے سینے سے ایک بہت بڑا پہاڑ ہٹ گیا تھا۔ اس کا بچہ زندہ تھا۔ بستر پر چپ چاپ لیٹے ہوئے مانیٹر کی آواز کے درمیان میرا کے ذہن میں پچھلے 3 سال کی شادی کی کہانی گھومنے لگی، جسے دنیا بہت خوبصورت مانتی تھی۔ لوگوں کی نظروں میں میرا خوش قسمت تھی کہ اسے وسیم جیسا وائس پریزیڈنٹ ملا تھا جو ہمیشہ مہنگے کپڑوں میں سج دج کر رہتا تھا، لیکن حقیقت صرف وہ جانتی تھی جس نے وہ زہر پیا تھا۔ اس کی ساس شمیم بیگم ایک ایسی خاتون تھی جنہیں صرف دکھاوے اور جھوٹی شان سے پیار تھا۔ جب سے میرا نے اپنی کارپوریٹ نوکری چھوڑ کر ایک چھوٹا سا پھولوں اور ایونٹ ڈیکوریشن کا کاروبار شروع کیا تھا، شمیم بیگم اسے بھکاری سمجھنے لگی تھی۔ میرا کو پچھلے مہینے کی وہ شام یاد آئی جب شمیم بیگم اپنی تھالی میں پلاؤ رکھتے ہوئے میرا کو طعنہ دیا تھا، تو ان پتوں کو بیچ کر کون سا محل کھڑا کر لے گی؟ میرا وسیم اب بڑے کروڑپتی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر بیوی بن کر تو اس کی دولت نہیں بڑھا سکتی تو کم از کم گھر میں ٹھیک سے کام تو کر لیا کر۔ اپنے ان پھولوں کی طرح ہماری ناک مت کٹوا۔ ایسے موقع پر وسیم نے کبھی اپنی بیوی کی ایک لفظ میں حمایت نہیں کی تھی۔ وہ بس کھانا کھاتا رہا اور میرا کی بے عزتی کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ اور سب سے گھٹیا بات یہ تھی کہ وسیم جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا تھا، اس میں پٹرول میرا کی اس چھوٹی سی پھولوں کی دکان کی کمائی سے ڈلتا تھا۔ پچھلے ہفتے وسیم نے بڑے پیار سے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے بچائے ہوئے 15 لاکھ اسے دے دے۔
ताकि वो एक नया बड़ा टेंडर पास सके। मीरा ने एक भोली-भाली पाकिस्तानी बीवी की तरह इस पर भरोसा कर लिया था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो बिज़नेस ट्रिप और एयरपोर्ट पर इसे छोड़कर जाना, ये सब कुछ मीरा की भोलेपन पर एक ज़ोरदार तूफ़ान था। निदा ने एक गिलास से मीरा के फटे हुए होठों पर पानी की चंद बूंदें डाली। इसने वसीम के घर वालों को फ़ोन किया था। सास कहती है बच्चा 8 महीना कब पैदा हुआ है, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा। हमें जहाँ मेहमानों को देखना है, मेरे बेटे को डिस्टर्ब मत करना। और तेरे इस दरिंदे शोहर का फ़ोन तो स्विच ऑफ ही आ रहा है। पिछले 56 घंटे से ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है इस कमीने की, निदा ने गुस्से में गाली देते हुए कहा। इसने अपने पर्स से एक बड़ी सी इलायची निकाली। देख, डॉक्टर ने कहा है कि आरओ के फेफड़े ठीक नहीं खुले। इसे रोज़ इन्फेक्शन और ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए। रोज़ का खर्चा बहुत ज़्यादा बन रहा है। मेरे अकाउंट में 1 लाख एडवांस जमा करा दिया है, लेकिन कल सुबह मुझे 1 लाख और देने हैं, वरना वो इलाज रोक देंगे। मेरी दुकान का सारा नकद स्टॉक में फंस गया है। तू अपना फ़ोन खोल और अपने इस मुश्तरका खाते से मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दे, जिसमें तेरी बचत थी। मीरा ने थकावट से हाँ में सर हिलाया। उसने अपनी दुकान और इवेंट से जो पिछले त्यौहार में कमाए थे, सब मिलाकर तकरीबन 4 लाख थे, और इसने वसीम से छुपाकर इस मुश्तरका खाते में रखे थे। इसने निदा को इशारा करके पर्स में अपना टूटा हुआ फ़ोन मंगवाया। एयरपोर्ट पर गिरने की वजह से इसकी स्क्रीन पर एक लंबी दरार थी। मीरा के कांपते हाथों से बैंकिंग ऐप खुली। फिर आईडी स्कैन होने के बाद कुछ लम्हे चक्कर घूमता रहा। दस्तयाब रकम सिफर थी। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पुतलियाँ सिकुड़ गई। उसने अपने सफ़ेद पड़ चुके अंगूठे से स्क्रीन को नीचे खींचा ताकि सफ़ा रिफ्रेश हो। फिर वही सिफर ठीक नीचे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में एक ऐसी अंदराज थी जिसने मीरा के सीने में खंजर उतार दिया। ट्रांसफ़र टू सलीम, रकम 3,98,500। ये ट्रांजैक्शन ठीक इसी सुबह हुई थी जब वो लोग सुबह एयरपोर्ट के लिए निकले थे। वसीम ने चुपके से इन दोनों के इस मुश्तरका खाते से एक एक पैसा निकाल लिया था। उसने अपनी बीवी और अपने खून के इस बच्चे के अस्पताल के खर्चे के लिए एक सिक्का भी नहीं छोड़ा था। क्या हुआ, अब चल नहीं रही क्या? निदा ने मीरा का सफ़ेद चेहरा देखकर पूछा। इसने मीरा के हाथ से फ़ोन खींच लिया और स्क्रीन देखी। कुछ ही लम्हों बाद निदा के दांतों के दरमियान से एक दर्दनाक बददवा निकली। कुत्ता वो आदमी नहीं, जानवर है। इसने तुम दोनों को मरने के लिए छोड़ने से पहले तुम्हारा एक एक पैसा चुरा लिया। वो शैतान तुम दोनों की जान लेना चाहता है। निदा रोने लगी और अपना सर बिस्तर के किनारे रखकर तड़पने लगी। एक औरत अपनी पूरी जवानी, अपना जिस्म, सब कुछ अपने ससुराल और शोहर पर निछावर कर देती है, और जब मौत इसके सर पर खड़ी होती है तो इसके शोहर ने इसके जीने की आखिरी उम्मीद भी नोच ली। लेकिन मीरा नहीं रोई। जब जिस्मानी दर्द और सदियों के धोखे और जानलेवा साजिश से मिलता है तो इंसान का दिल पत्थर बन जाता है। इसके सीने में धड़कता दिल अब बर्फीले कोहरे और पाले में तब्दील हो चुका था। पिछले 3 साल का वो समझौता और नजरानी सब कुछ अब इसे उल्टे मुंह के खिलौने लग रहे थे। वसीम सिर्फ किसी और औरत के साथ नहीं सो रहा था। इसने तो बाकायदा मनसूबा बंदी की थी कि मीरा को सड़क पर मौत के हवाले कर दे, ताकि उसे एक कौड़ी भी ना खर्च करनी पड़े। मीरा ने कहा, निदा। इसकी आवाज़ भारी और ठंडी थी, लेकिन इसमें ज़रा भी कमज़ोरी नहीं थी। रोना बंद कर, वो लोग इस काबिल नहीं हैं। मीरा ने ऊपर छत की तरफ देखा और उसकी आंखें शिकारी की तरह तेज़ थी। उसने बिस्तर के लोहे के पैप को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। पैसों के लिए तो मेरे अब्बू को फ़ोन कर। इन्हें सिर्फ इतना कहना कि मेरी इमरजेंसी डिलीवरी हुई है। वसीम या इसके ख़ानदान का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। निदा ने कहा कि शफीक साहब को ब्लड प्रेशर है, लेकिन मीरा ने कहा तू कॉल कर, मेरे अब्बू को कुछ नहीं होगा। मीरा ने अपनी पलकें धीरे से झपकाई। इसकी सांसें अब गहरी और पुरसुकून हो रही थी। वो मर चुकी थी। अब बिस्तर पर जो औरत जिंदा थी वो एक माँ थी। उसके अंदर बदले की आग और जहर दौड़ रहा था। इस पूरे ख़ानदान से मैंने अपने आंसुओं का एक एक हिसाब लूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अस्पताल की खिड़की के बाहर कराची का मानसून अचानक शुरू हो गया। तेज़ बारिश शीशे पर ज़ोर ज़ोर से बजने लगी, जैसे किसी महाजंग का नकारखाना हो। ऑपरेशन के बाद आईसीयू में गुजरे वो 3 दिन किसी तारीक कमरे की तरह थे, जहाँ बाहर की दुनिया का कोई हिसाब नहीं था।
मीरा अपने बिस्तर पर पत्थर की तरह पड़ी थी। दवाइयों का असर कब का ख़त्म हो चुका था। जब भी वो खांसती या ठीक से सांस लेने की कोशिश करती, इसके पेट का वो बड़ा सा जख्म अंदर तक कुचोटने लगता। इसे लगता था जैसे किसी ने टूटे हुए शीशे इसके पेट में भर दिए हो और इन्हें ज़ोर ज़ोर से रगड़ रहा हो। थोड़ा सा पानी पी ले, तेरे होंठ फटकर पापड़ी बन गए हैं और खून निकल रहा है। निदा ने एक स्ट्रॉ वाला ग्लास इसके मुंह से लगाया। निदा ने पिछले 3 दिन से अपनी दुकान बंद कर रखी थी। वो वही फर्श पर एक बुनियाद बिछाकर सोती थी और मीरा की एक एक सांस का ख्याल रख रही थी। सच कहते हैं, बुरे वक्त में अपनों की असल पहचान होती है। मीरा ने पानी का एक घूंट लिया और गले में हुई जलन बर्दाश्त की। इसने अपनी तिरछी निगाहों से साइड टेबल पर रखे इस टूटे हुए फ़ोन को देखा। पिछले 3 दिनों में एक भी मिस कॉल या पैगाम नहीं था। वसीम इस तरह गायब हो गया था जैसे गर्म तवा पर पानी की बूंद। क्या अब भी इसका नंबर नहीं मिल रहा है? निदा ने कुर्सी पर बैठते हुए गुस्से से पूछा। इस जानवर ने कौन सा जबला खाई है जो अपनी मौत के किनारे पड़ी बीवी को इनक्यूबेटर में सांस लेने के लिए तड़पते बच्चे को छोड़कर मज़े कर रहे हैं? मीरा ने एक बेजान सी हंसी हंसी। उसने अपने बगल में रखा ब्रेस्ट पंप उठाया और अपने सीने पर लगाया। मशीन की आवाज़ के साथ दर्द होने लगा, लेकिन मीरा ने दांत पीस लिए और एक आह तक न निकाली। ये दूध की बूंदें ही इसके बच्चे आरू की आखिरी सुनछुनी थी। इसे खून भी देना पड़ता तो वो दे देती। उसे कुछ नहीं हुआ है। अगर किसी को कुछ हुआ है तो वो मैं और मेरा बच्चा है। मीरा बुड़बुड़ाई। इसकी आंखें पंप में इकट्ठा हो रहे खून पर जमी थी। पाकिस्तानी औरत जब शादी करती है तो वो एक चूहे की तरह होती है जो डरता है और दब जाता है। लेकिन मीरा ये चूहा बुरी तरह हार चुकी थी। इस रात जब थकावट से निदा सो गई तो मीरा ने दबे कदमों अपना फ़ोन उठाया। उसने डेटा ऑन किया और खामोशी से वसीम का नंबर बुलाया, जो अब भी आउट ऑफ रेंज बचा रहा था। लेकिन एक औरत की चिट्ठी हंसने से मजबूर किया कि वो इसने सोशल मीडिया पर निम्रा का नाम ढूंढा। निम्रा का अकाउंट बंद नहीं था। सबसे ऊपर एक तस्वीर थी जो तकरीबन 2 घंटे पहले डाली गई थी। इसके नीचे कैप्शन में लिखा था, एक खूबसूरत बिजनेस ट्रिप जो मोहब्बत और सुकून से भरी है, शुक्रिया बॉस। वो तस्वीर अब एक बहुत आलीशान 5 सितारा रिजॉर्ट की बालकोनी की थी, जिसके पीछे खूबसूरत समंदर और डूबता हुआ सूरज था। लकड़ी की मेज़ पर 2 महंगी रेड वाइन के गिलास रखे थे, लेकिन मीरा का दिल इन वाइन के गिलास देखकर नहीं रुका। इसकी निगाहें तस्वीर के बिल्कुल कोने पर पड़ी एक चीज़ पर जाकर अटक गई। वहाँ एक सुरमई रंग का ट्रॉली बैग खुला पड़ा था, वही बैग जिसे वसीम इसे धक्का देकर एयरपोर्ट पर छीन ले गया था। और इस बैग के अंदर कपड़ों के ऊपर एक छोटे से बच्चे का हल्का पीले रंग का स्वेटर रखा हुआ था। इस स्वेटर पर नीले धागे से एक छोटी सी बच्चों वाली टोपी बुनी हुई थी। ये वही स्वेटर था जिसे मीरा ने अपनी उंगलियों में सुइयां चुभोकर अपने आने वाले बच्चे के लिए बनाया था। 1 महीने पहले जब वो सुई का सामान पैक कर रही थी तो वो अचानक गायब हो गया था। मीरा के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। इसने फ़ोन की स्क्रीन को इतनी ज़ोर से दबाया कि दरार और बढ़ गई। क्यों? आखिर वो इस आने वाले बच्चे का स्वेटर वहाँ लेकर क्यों गया? मीरा ने आंखें बंद कर ली। अगर वसीम पूरी तरह से अपनी बीवी को भूल चुका होता तो ये दर्द बर्दाश्त करना आसान होता, लेकिन वो भूला नहीं था। इसने वो स्वेटर जानबूझकर अपने इस रिजॉर्ट के कमरे में रखा था, जहाँ वो अपनी नई महबूबा के साथ जिस्म की भूख मिटा रहा था। वो जानता था कि इसका बच्चा मरने वाला है। वो जानता था कि इसकी बीवी तड़प रही है, लेकिन इसने फिर भी इंतखाब किया। उसने दौलत और ख्वाहिश को चुना। सबसे घटिया इंसान वही होता है जो लापरवाह ही नहीं बल्कि जानबूझकर अपनों का गला घोंट दे, सिर्फ ये सोचकर कि सामने वाला तो दबा हुआ है, वो क्या उखाड़ लेगा। वसीम को यही लगता था कि मीरा जैसे पिछले 3 साल से घुट घुट कर जी रही थी, आगे भी जिएगी। वो बस थोड़े से पैसे इसके आगे फेंक देगा और वो चुप हो जाएगी। मीरा की आंख से एक कतरा गर्म आंसू इसके तकिए पर गिरा। ये आंसू आखिरी था। रोने वाली औरत उम्मीद में होती है, लेकिन जब आंसू सूख जाएं तो समझ लीजिए सब खत्म हो गया। मीरा ने अपनी पलकें खोली। अब इनमें कोई डर चालाचारी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी बर्फानी चट्टान जैसा इरादा था। इसने फौरन निम्रा की इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया और पूरी प्रोफाइल महफूज कर ली। उसने अपने फ़ोन के नोट्स खोले और अस्पताल के एक एक बिल की तफसील लिखनी शुरू की जो निदा पा रही थी। मीरा पूरी रात जागती रही। वो अपने शोहर के लौटने का इंतज़ार नहीं कर रही थी। वो इस इंतज़ार में थी कि कब वो अपने
हाथों से सड़ी हुई शादी को दफना दे। चौथे दिन की सुबह कराची का आसमान और भी काला और डरावना हो गया था। अस्पताल के दरवाजे का हैंडल गमा और खुलते ही आवाज़ आई जिसने मीरा की टूटी हुई नींद जगा दी। उसने मुड़कर देखा, दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसके बाल आधे से ज़्यादा सफ़ेद थे। वो एक सादा शर्ट पहने हुए था और उसके कंधे झुके हुए थे, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियाँ उसकी कठोर जिंदगी दिखा रही थी। अब्बू। मीरा के होठों से ये लफ्ज़ निकलते ही अटक गया। रात भर इसने जो पत्थर की तरह खुद को मजबूत किया था, वो अपने वालिद की आंखों में छुपे हुए दर्द को देखकर एक ही लम्हे में चूर चूर हो गया। उसने अपने वो हाथ आगे किए जिन पर सुइयों के निशान थे और एक बच्ची की तरह रोने लगी। शफीक साहब आगे बढ़े और इनके मजबूत हाथों ने अपनी बेटी के ठंडे हाथों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। वो ज़ोर से नहीं रोए, लेकिन इनकी आंखें और कांपते होंठ सब कुछ बयान कर रहे थे। क्या तू इस अस्पताल के बिस्तर पर अकेली जान देना चाहती थी? अगर निदा ने मुझे फ़ोन ना किया होता तो तुम मुझे बताती भी नहीं। इनकी आवाज़ में बेपनाह गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से में एक बाप का लामहदूद प्यार था। पहले उन्होंने कितना समझाया था कि इस लालची लड़के से शादी मत कर, लेकिन बेटी प्यार में अंधी थी। इसके बाद से जो जहर इसने बोया था वो अकेली पी रही थी। बाप के लिए बेटी को इस तरह मौत के से लड़ते देखने से बड़ा अजाब कोई नहीं होता। अबू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मीरा ने अपने वालिद की बाह पर सर रख दिया और सिसकने लगी। तभी मीरा की नज़र उठी और इसने देखा कि शफीक साहब के बिल्कुल पीछे इनके ख़ानदान का कोई दूसरा शख्स नहीं, बल्कि एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। इस आदमी ने अंदर आकर बहुत ही आराम से दरवाज़ा बंद किया। इसने बहुत महंगा और हाथ से सिला हुआ गहरा नीला सूट पहना था। सफ़ेद शर्ट पर टाई नहीं थी, लेकिन इसके पूरे वजूद से एक ताकत और रौब झलक रहा था। मीरा का दिल एक धड़क छोड़ गया। वो भारी आंखों से हैरान रह गई। सलमान, इसने अपने दिल में इस नाम को पुकारा। सलमान इसका कॉलेज का पहला प्यार था, जो लड़का 10 साल पहले इसे अपनी पुरानी साइकिल पर बिठाकर सड़कों के चक्कर लगाया करता था। 10 साल पहले सलमान पढ़ाई के लिए बहरून मुल्क चला गया और दूरी की वजह से इनका रास्ता अलग हो गया। मीरा ने सिर्फ इतना सुना था कि आजकल एक बहुत बड़े बैनुल अक़वामी सरमायाकारी ग्रुप का CNO बन चुका है। इसने कराची में अपना नया हेडक्वार्टर खोला है। सलमान ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में ज़रा सा भी रहम या तरस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तड़प थी जिसे इसने बहुत गहराई में छुपा रखा था। उसने कोने में खड़ी हैरान निदा को सर हिलाकर सलाम किया और बिस्तर के पास आया। इसकी भारी आवाज़ अस्पताल के इस कमरे में गूंजी। शफीक साहब ने मुझे रात के 3 बजे फ़ोन किया था। अब से यहाँ का कोई भी खर्चा या परेशानी तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, सलमान ने निदा की तरफ मुड़कर हुक्म दिया, मैंने अभी डायरेक्टर से बात कर ली है। 15 मिनट में जहाँ नर्सें आएंगी और मीरा को 8वें फ्लोर के सबसे महंगे VIP प्राइवेट स्वीट में शिफ्ट किया जाएगा। नीचे बच्चे को भी एक प्राइवेट इनक्यूबेटर रूम में डाल दिया गया है। बाहर 2 बाउंसर खड़े हैं, बगैर मीरा की इजाज़त के जहाँ कोई शख्स भी अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो खुद इसका शोर ही क्यों ना बताए। एक ऐसी पूरी तैयारी और ताकतवर पेशकश जिसमें ना तो कोई ड्रामाबाजी थी न झूठे वादे। सलमान ने सीधा अंदर आकर सारे असूल बदल दिए थे और इस लड़की को अपने घेरे में ले लिया था जिसे वो एक बार खो चुका था। दोपहर होते हुए मीरा इस शानदार VIP रूम में शिफ्ट हो चुकी थी। दवाई की कड़वी खुशबू की जगह वहाँ लेमन ग्रास का खुशबूदार तेल था। शफीक साहब सोफे पर बैठकर अपनी बेटी का माथा गीले कपड़े से पूछ रहे थे। निदा और सलमान एक मेज़ पर बैठे थे और इन दस्तावेज़ात को देख रहे थे जो सलमान अपने साथ लाया था। सलमान ने अपनी भारी आवाज़ में कहना शुरू किया, क्या तुम्हें मालूम है कि वसीम तुम्हें छोड़कर इस इमरजेंसी ट्रिप पर क्यों भागा था? मीरा ने अपने ओंठ दबाए। इसे एक नई सेक्रेटरी के साथ हजाशी करनी थी, एक नई ज़िंदगी जीना थी और मुझसे छुटकारा पाना था। सलमान ने इनकार से सर हिलाया। इसने एक सुर्ख फाइल वाला बयान निकालकर मेज़ पर रख दिया। अगर बात सिर्फ ताल्लुकात की होती तो वो तुम्हारे साथ ऐसी नीच हरकत नहीं करता। वसीम की मीडिया कंपनी अब मट्टी का खिलौना बन चुकी है जो किसी भी वक्त टूट जाएगी। इस पर बैंक का करोड़ों का कर्जा है और सबसे खौफनाक बात यह है कि इसने खुफिया तौर पर 1.5 करोड़ का कर्ज उठाया है अपने जाली प्रोजेक्ट के लिए। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। इसे अपनी शादी की इस भयानक
حقیقت کی ذرا سی بھی بھنک نہیں تھی۔ ندا نے غصے میں میز پر ہاتھ مارا۔ اس کا مطلب وہ ریزورٹ کا ٹرپ کوئی عیاشی نہیں تھا، وہ ایک سیکٹری چڑیل کون تھی؟ سلمان نے لمبی سانس چھوڑی، اس کی نگاہیں چاقو کی طرح تیز تھی۔ نمرا کوئی سیکٹری نہیں ہے، وہ ایک پیسے کی دھوکے باز ہے جو ایسے ڈوبے ہوئے امیر زادوں کو پھنساتی ہے جنہیں پیسے کی آگ لگی ہوتی ہے۔ وہ اسے لالچ دے رہی تھی کہ ایک بڑے کروڑ پتی سرمایہ کار سے ملا دے گی جو اس کی کمپنی بچا لے گا۔ وسیم اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ شفیق صاحب جو اب تک خاموش تھے، ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اپنا پرانا کھیت بیچ دیا ہے اور اپنی ریٹائرمنٹ کی رقم سے فکسڈ ڈپازٹ بنائی ہے۔ جس دن اس نے تمہیں ایئرپورٹ چھوڑا تھا، اس سے ایک دن پہلے وہ میرے گھر آیا تھا اور میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے وہ سارے پیسے مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ وہ کمینہ یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ جب میرا نواسہ دنیا میں آئے گا تو وہ اس معصوم بچے کی جان کا واسطہ دے کر مجھے بلیک میل کرے گا اور میں مجبور کرے گا کہ میں اپنے بچائے ہوئے سارے پیسے اس کے آگے پھینک دوں۔ حقیقت نے میرا کے دماغ پر ابلتے ہوئے پانی کی طرح حملہ کیا۔ ایک ایک کڑی آپس میں جڑ گئی۔ اس بیگ میں بچے کا وہ پیلے رنگ کا سویٹر اس نے اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اسے بچے کی فکر تھی، بلکہ اسے وہ ایک ہتھیار کی طرح لے کر گیا تھا تاکہ جب وہ واپس آئے تو رونے کا ڈرامہ کر کے اپنے سسر سے پیسے نوچ سکے۔ میرا نے آنکھیں بند کی۔ اسے لگا تھا کہ درد کی آخری حد دیکھ لی ہے، لیکن اس نے نہیں سوچا تھا کہ گھڑے کے نیچے جہنم بھی ہوتا ہے۔ اس کا بچہ آرو جو نیچے نلکیوں اور مشینوں کے سہارے سانس لے رہا تھا، اس کے اپنے باپ نے اس کی موت کی ڈیل پہلے سے طے کر رکھی تھی۔ سلمان دھیرے سے اٹھا اور میرا کے بستر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، 10 سال پہلے میں نے تیرا ہاتھ اس لیے چھوڑا تھا کہ تو ایک بہتر زندگی جی سکے، اور آج دیکھ تیری کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس بچے کی اور تیری پوری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ نہ چھوڑوں گا تمہیں۔ اس کی پوری کمپنی اور وجود کو مٹی میں ملا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ سلمان کا پروجیکشن اتنا وسیع اور مضبوط تھا کہ اس وقت کوئی بھی عام عورت ہوتی تو اس کے سینے سے لگ کر رونے لگتی، لیکن میرا نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ پچھلے 3 دن کے اس درد نے اس کے اندر کا موم جلا کر ایک ٹھنڈا اور نوکیلا لوہا بنا دیا تھا۔ نہیں، میرا نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کی آواز بہت دھیمی لیکن شیشے کی طرح چبھنے والی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ سلمان، لیکن میری زندگی کا جو یہ کچرا ہے، اسے میں اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ہاتھ اس گندے آدمی کی وجہ سے میلے ہوں۔ سلمان ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ جو نرم مزاج لڑکی پہلے تھی، اس کی آنکھوں میں اب آگ جل رہی تھی۔ اب وہ کوئی بیچارہ پھول نہیں تھی، وہ ایک ماں بن چکی تھی، اور جب ایک ماں کو کنویں میں دھکیلا جاتا ہے تو وہ کسی دیو کی طرح خطرناک بن کر نکلتی ہے۔ میرا نے کہا، ندا، وکیل سے بات کر، آج ہی طلاق کے کاغذات بنواؤ اور جائیداد منجمد کرنے کے احکامات ڈال۔ میرا نے دیوار پہ لگے کیلنڈر کو دیکھا۔ آج چوتھا دن تھا۔ اس کے پاس ٹھیک ہونے کے لیے 3 دن اور تھے۔ 7ویں دن صبح کراچی میں گھٹا ٹوٹی اور ہلکی سی دھوپ نکل آئی۔ ڈاکٹر نے میرا کو ڈسچارج کر دیا۔ ٹانکے ابھی بھی درد کر رہے تھے، لیکن اب وہ کسی کے سہارے کے بغیر کھڑی ہو سکتی تھی۔ آرو کو ابھی بھی کچھ دن اسپیشل کیئر میں رکھنا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کے پھیپھڑے ٹھیک نہیں بن پا رہے۔ میرا نے جراثیم سے پاک چادر پہن کر شیشے کے اس پار اس چھوٹی سی جان کو دیکھا۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا، صرف ہتھیلی جتنا۔ اس کے پورے جسم پر تاریں لگی تھی۔ اس کی سانس دیکھ کر میرا کا دل بسیج کے جاتا تھا۔ سلمان ہی اسے لینے آیا تھا۔ وہ اسے اس کے والد کے گھر، چھوٹے سے گھر میں نہیں بلکہ اپنے پوش علاقے والے پرائیویٹ اور محفوظ فارم ہاؤس پر لے گیا۔ وہاں پھولوں کی بہار تھی اور ہوا میں سکون تھا۔ بڑی بڑی لکڑی کی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ ندا نے کچن میں پاکستانی گھروں کے اندر میں کھانا بنایا۔ سلمان نے دھیان سے بچے کا چھوٹا سا بیگ میز پہ رکھا۔ تم آرام سے جہاں رہو، کوئی ضرورت ہو تو نوکر ہے، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ تم ٹھیک سے کھاؤ تاکہ دودھ بنے اور ہم اسپتال بھیج سکیں۔ میرا نے سر ہلایا۔ اس نے کوئی جھوٹی عزت کی خاطر انکار نہیں کیا۔
जब एक औरत मौत का मुंह देखकर वापस आती है तो ये सब झूठे ड्रामे पीछे छूट जाते हैं। उसे इस जंग में लड़ने के लिए सच में इस आराम की ज़रूरत थी। दोपहर के वक्त जब सभी कमरे में थे, वकील के भेजे हुए तमाम कागजात मेज़ पर रखे थे। एक तरफा तलाक के कागजात, पैसे चोरी करने के सबूत और इस रेजवार्च की वो अय्याशी वाली तस्वीर। ये सारी चीज़ें बारूद की तरह इकट्ठी थी। बस आग लगाने की देर थी। इसी वक्त मीरा का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, वसीम। 6 दिन और 7 रात का मौत का खेल खेलने और गायब रहने के बाद इस इंसान का आखिर फ़ोन क्या था? मीरा ने इस चमकती स्क्रीन को देखा। उसके होंठ पर एक बर्फीली और जहरीली हंसी तैर गई। इसकी आंखों में ज़रा सा भी खौफ नहीं था। इसने अपना चम्मच नीचे रखा, मुंह पूंजा और फ़ोन उठाकर लाउडस्पीकर पर लगा दिया। हेलो। मीरा की आवाज़ बिल्कुल सादा थी। दूसरी तरफ किसी लगर्जी गाड़ी का इंजन चलने की आवाज़ आ रही थी। वसीम का वही हुक्म चलाने वाला तकबर गूंजा। तुम्हारा दिमाग सड़ गया है क्या, जो पिछले इतनी देर से फ़ोन नहीं उठा रही? तुम्हारे बाप ने भी फ़ोन नहीं उठाया? क्या फिर से कोई ड्रामाबाजी शुरू की है और अपना मुंह फैलाकर लेके चली गई हो? मेरे पास इन फिजूल हरकतों के लिए वक्त नहीं है, समझ आई? वसीम बगैर रुके बोले जा रहा था। इसने एक बार भी नहीं पूछा कि बच्चा कैसा है या तुम्हारी सेहत कैसी है। उसे लगता था कि एयरपोर्ट वाला वाकया मीरा का एक ड्रामा था। मीरा ने जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वसीम ने समझा कि वो डर गई है तो वो गुस्से से बोला, सुन, मैं इस कंपनी को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। आज शाम मैं कराची लैंड कर रहा हूँ और रात को अपने सबसे बड़े वीआईपी क्लाइंट को खाने पर बुलाया है। फ़ौरन अपना सामान उठा और घर वापस आ। पूरे घर की सफाई कर, अच्छे कपड़े पहन और बाजार से महंगा गोश्त और नई वाइन लेकर आ। अगर आज रात मैंने सरमायाकार का दिल पक्का लिया तो मेरी कंपनी करोड़ों में खेलेगी। इसीलिए वहाँ अपना वो रोया चेहरा मत दिखाना, मेरी इज्जत का सवाल है। निदा गुस्से से आग बबूल हो गई, लेकिन सलमान ने इसे रोका और मीरा की तरफ देखा। मीरा ने लंबी सांस ली। आज इसका सीना हल्का था। पिछले 3 साल की घुटन धुएं की तरह उड़ गई थी। तुम्हारी बात मान ली, मीरा ने बहुत हल्की आवाज़ में कहा। मैं आज रात की पार्टी के लिए खाना नहीं बना सकती। वसीम चलाया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मना करने की? पैसे का घमंड आ गया है क्या? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसीलिए मैं आजकल अपने नए शोर के घर हूँ। ये छूटे और तेज़ अल्फाज वसीम के कानों में बारूद की तरह फटे। फ़ोन पर ऐसी आवाज़ आई जैसे वसीम ने अचानक गाड़ी को रोका हो। तू तू पागल है क्या? क्या बक रही है? 8 माह में क्या नया शोर? मीरा ने मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं समझी। इसने आराम से कॉल काट दी। फिर इसने वसीम के चैट बॉक्स में 3 तस्वीरें भेज दी जो इसने तैयार करके रखी थी। पहली तस्वीर इस नन्हे बच्चे आरू की, जो इनक्यूबेटर में नलियों के सहारे मौत और ज़िंदगी के दरमियान झूल रहा था। दूसरी तस्वीर अस्पताल की डिस्चार्ज सेमरी और एफआईआर का मसवदा, जिसमें लिखा था कि बीवी को एयरपोर्ट पर खून से लथड़ा छोड़कर और मुश्तरका खाते से धोखे से रकम निकाली गई। ये और तीसरी तस्वीर तलाक के कानूनी कागजात, जिस पर मीरा के दस्तखत थे और नीचे जायदादें और बैंक खाते मंजमंद करने का हुक्मनामा था। भेजने के बाद इसने वसीम का नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। कुछ ही देर बाद वसीम ने पागलों की तरह कॉल्स करनी शुरू कर दी, लेकिन मीरा ने जवाब नहीं दिया। फिर मीरा ने सलमान की तरफ देखकर पूछा, सलमान, आज रात जो नया सरमायाकार इसके घर आ रहा है वो आप ही है ना? सलमान ने खड़े होकर अपनी जेबों में हाथ डाले और इसकी ठोड़ी पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो किसी अरबपति ताजर की होती है जब वो अपने दुश्मन का शिकार करने निकलता है। इसने कहा, हाँ, और आज रात इसे अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मेरी औरत की आंख से गिरे एक आंसू की कीमत इसके ख़ानदान की कितनी नस्लें चुकाएंगी। दूसरी तरफ कराची के किसी रास्ते पर वसीम ने अपनी गाड़ी अस्पताल की पार्किंग में आड़ी तिरछी घुसा दी। इसकी टाई खुली हुई थी और इसकी महंगी शर्ट पर लगी मट्टी लगी थी। वो हांफता हुआ अस्पताल के अंदर गया। मेरी बीवी 6 दिन पहले एडमिट हुई थी, वो कहाँ है? इसने मेज़ पर मुक्का मार के पूछा। रिसेप्शन ने कहा, साहब, मरीज़ा तो आज डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मेरा बच्चा इनक्यूबेटर में था, लेकिन रिसेप्शन ने बताया कि ख़ानदान वालों ने इसे बहुत बड़े प्राइवेट एम्बुलेंस नेटवर्क में शिफ्ट करवा दिया है। वसीम का दिमाग चकरा गया। उसने मीरा की दुकान पे जाकर देखा तो वहाँ शटर बंद था। फिर वो सीधा शफ़ी साहब के घर पहुँचा। अंदर घुसते ही इसने देखा मीरा गाड़ी खड़ी थी और इसके साथ एक आदमी था। ये क्या है मेरा?
बच्चा लेकर भागने की कोशिश कर रही है। कहाँ है मेरा बच्चा? वसीम चिल्लाया। शफी साहब किचन से लोहे का चमचा लेकर बाहर आए। इस घर में तेरे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, निकल बाहर। वसीम ने गुस्से में सलमान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सलमान ने इसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। वसीम के घुटने जमीन पर टिक गए। सलमान ने इसे छोड़कर अपना रुमाल निकाला। किसी पर हाथ उठाने से पहले अपनी हैसियत और सामने वाला का चेहरा देख लिया करो। वसीम ने गौर से देखा तो उसकी जान निकल गई। सलमान साहब, ये वही करोड़पति था जिसके आगे वसीम गड़गड़ाने वाला था। सलमान ने एक सुर्ख अटेम्प्ट वाला कागज़ इसके मुंह के सामने फेंक दिया, जिसमें लिखा था कि इसकी कंपनी की तमाम फंडिंग मनसूख कर दी गई है। वसीम ज़मीन पर गिड़गिड़ा गया। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी सारी जायदाद दांव पे लगी है, सलमान ने ठंडे लहजे में कहा। वो आदमी जो अपनी 8 माह की हामला बीवी को एयरपोर्ट पर कुत्तों की तरह छोड़कर अय्याशी करने चला जाए, जिसने अपने सगे बच्चे और बीवी के अस्पताल के पैसे चुरा लिए, तुम मेरे जूते छूने के भी काबिल नहीं हो। फिर इसने बताया कि इसने मीरा के बच्चे की कानूनी सरपरस्ती कबूल कर ली है। अगर वसीम की कोई भी साया इनके आसपास बांध रही तो वो इसे ऐसे गायब कर देगा कि पुलिस को इसकी कब्र का पत्थर भी ना मिले। वसीम ने रेंगते हुए मीरा की पाँव पकड़ने की कोशिश की। मीरा, मीरा बचा ले, मैं फंस गया था, इस औरत ने मुझे फंसा दिया। लेकिन मीरा ने पीछे हटकर कहा, मेरे बच्चे का नाम कभी मत लेना, तुम अपने कर्मों से खुद घड़े में गिर गए। जब तुमने इस दिन मेरा फ़ोन काट कर अपनी सेक्रेटरी की बाहों में जाने के लिए भागे, तुम्हारी बर्बादी वहीं से तय थी। मीरा ने अपने बाप के घर से सलमान के फार्म हाउस पर शिफ्ट होने का फैसला किया। अगली सुबह शमीम बेगम अपने रिश्तेदारों को लेकर मीरा की दुकान पर पहुंच गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। देखो लोगों, ये मेरी बहू है जिसने अपने पुराने आशिक के साथ बच्चा छुपा रखा है। मीरा ने खामोशी से एयरपोर्ट वाली कॉल की रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें वसीम इसे मरने के लिए छोड़ रहा था। पूरी भीड़ खामोश हो गई और लोगों ने शमीम बेगम को गालियां देना शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस भी आ गई और शमीम बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जाने के रास्ते में इन्हें फालिज का दौरा पड़ा और वो मफलूज हो गई। चंद ही दिनों में वसीम का पुश्तैनी बैंक घर बैंक ने नीलाम कर दिया। नीलामी ने में मीरा ने खुद बोली लगाकर वो घर खरीद लिया। जहाँ कभी इसे हकीर समझा जाता था, वो इसी घर में इसने अपना बड़ा बुटीक खोल दिया। 2 साल बाद सलमान और मीरा की गोद में इनका बच्चा खेल रहा था और गली के कचरे में एक भिखारी वसीम अपना मुंह छुपाए इन्हें देख रहा था। जिसे कभी वो कचरा समझता था, वो आज मोती बनकर चमक रही थी। औरत अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठे गुरूर के आगे न झुके, अपने आंसू पूंजे और अपनी ताकत पहचान कर आगे बढ़े। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान अपने हक के लिए खुद खड़ा होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को